कहते हैं समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है कि नहीं। कल 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आया और आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं 11 मार्च, जिसका बहुत लोगों का इंतज़ार था, वो आए और हमें ये पता चले कि क्या रहा चुनावी रिजल्ट। तो आज डिस्कस करेंगे कि दैनिक जागरण में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे पहली खबर और बड़ी खबर है योगी सरारा मान गए मान। मतलब यही कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार, मतलब भाजपा विजयी हुई है और बहुत बड़ी मात्रा में, आपने थंबनेल में देखा ही होगा किस स्तर से जीती है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो पंजाब की राजनीति में आया है। वहाँ पर आपने एक तरीके से सारी पार्टियों को धूमिल कर दिया है और बहुत बड़े स्तर में उसने विजय हासिल की है। तो आज का ये जो सेशन होगा, आपके साथ डिस्कशन होगा, वो क्योंकि पूरा न्यूज़ ही इन खबरों से भरा हुआ है, तो आज अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली आपसे बातें करने लगूं तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम चैनल में ये पॉलिटिकली बातें कहाँ से आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में फिर से कमल, मतलब भाजपा विजयी हुआ है। बहुत अच्छी सीटें जीती हैं उसने। मणिपुर और गोवा में भी भाजपा ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार बनाई है। तो ये हाल चाल था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 274 जो भाजपा और उनका जो अलाई जो दल हैं उनके मिली हैं, जबकि 403 सीटें हैं पूरी। मतलब 402 सीटें चाहिए, 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन इनके पास बहुत सारी है, तो एक मजबूत सुगठित सरकार बनेगी। वहीं बात करें उनकी राइवल, जिससे कि बात चल रही थी उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी, उसकी 124 सीट्स हैं। हालांकि पिछले पंचवर्षीय जो चुनाव हुआ था, ये अपना ये वाले भाई विधानसभा का, तो उसमें उससे 72 सीटें ज़्यादा मिली हैं सपा को। बट फिर भी इस बार थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ हो सकता है कि बदलाव आए। बट उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से योगी आदित्यनाथ को एक बार अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। और ये पहली बार ऐसी छवि है जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर, योगी के नाम पर, योगी जी के नाम पर चुनाव हो रहा था। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो कहीं ना कहीं मोदी से इन्फ्लुएंस थे, मोदी के नाम पर हो रहे थे। बट इस बार टोटली योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये चुनाव था। उन्होंने कहा भी है कि ये प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास व अनुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का आशीर्वाद है। जो एक इंसान बोलता है जीतने के बाद, उन्होंने वो चीज़ें बोली हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पंजाब की। तो पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है आम आदमी पार्टी, जिसने 92 सीट्स जीती हैं। बहुमत के लिए चाहिए होती थी 59, तो बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। कांग्रेस जो यहाँ अभी तक वहाँ पर सत्ता कर रही थी, उसको 18 सीटें ही सिर्फ मिली हैं। तो ये है आंकड़ा। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड, हालांकि आपको पता ही होगा, फिर भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 48 सीट पे भाजपा जीती है, जबकि टोटल सीटें 70 थी। वहाँ पे भी जो भाजपा की सरकार है वो अच्छे से बन के खिलेगी। इसके बाद मणिपुर की अगर बात करें तो वहाँ टोटल 60 सीटें थी और भाजपा को मिल गई हैं 32, यानी कि 31 सीटों में हम सरकार बना सकते हैं वहाँ। तो मणिपुर में भी है और गोवा में भी 40 सीटें हैं और वहाँ पर 21 सीटें बीजेपी जीत चुका है। ये गोवा के देख लीजिए, वहाँ पर 20 सीटें जीत चुका है और कुछ निर्दलीय लोग हैं। तो इस तरीके से मिला के जो भाजपा का सरकार होगी वो भी बन जाएगी। तो ये था एक चुनावी आपके साथ कि कौन कौन क्या क्या जीता। अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन कौन बन सकते हैं, तो भगवंत मान पंजाब के सीएम प्रत्याशी हैं, उनका फेस है आपकी तरफ से। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो फेस हैं बीजेपी का। एंड एन वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर की जनता काफ़ी दिन से वो हैं, वो उनके फेस हैं। और बात करें गोवा की, तो गोवा में देखते हैं कि कौन है। हालांकि सीएम प्रमोद सावंत को ही माना जा रहा है, बट देखते हैं कि कौन शपथ लेता है। इसके बाद कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं हार के बाद कि किसको कितनी क्या सीटें मिली। चुनावी सारे लोग अब मंथन करेंगे कि हम इतनी बैकफुट पे क्यों गए या कैसे क्या हुआ। आत्मनिर्भर भारत और अन्य जो कार्यक्रम थे उस पर जनता की मुहर लगी। मतलब बीजेपी का यही कहना है कि हमने जो स्कीम्स चलाई थी वो लोगों को पसंद आई, लोगों को हमारा काम पसंद आया, इस वजह से हमें दोबारा से चुनाया गया है। और ये लोगों का टोटली नज़रिया है, उनका उनका खुद का एहसास है कि उन्होंने किसको चुना। और जो चुन के आता है वो सरकार फिर चुनने के बाद आने वाली सरकार अच्छी ही होती है। फिर है एक देश एक चुनाव के लिए आयोग तैयार है चंद्रा। तो मुख्य चयन जो चुनाव आयुक्त तो हैं सुशील चंद्रा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुशील चंद्रा क्या है या मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, तो सुशील चंद्रा है। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव। अभी देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं इंटायर जो इंडिया था वो इस चीज़ में संलिप्त था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब और अदर स्टेट्स में चुनाव होता है तो क्या होता है कि बहुत सारा हैम्पर होता है
क्या कहते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं या जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जो चुनाव आयोग है या गवर्नमेंट है वो चाहती है कि एक टाइम पे ही सारे राज्यों का चुनाव हो। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये मुद्दा बस कुछ दिन चलेगा। इसके बाद फिर 4 साल 5 साल जो भी है वो थोड़ा सा शांति रहेगी, और उसके बाद जो चुनाव आयोग है वो भी अच्छे से काम कर पाएगा, वो भी बहुत अच्छे और रूल्स बना पाएगा। देख पाएगा कि उनके जो चुनाव आयोग चुनाव के टाइम पे रूल्स होते हैं, नियम बनते हैं, उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या उनमें और क्या संशोधन किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारा खर्चा जो होता है या बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है चीज़ों का, वो हट जाएगा। तो बात हो रही है, देखते हैं कि जैसे होता है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और एक इंसान एक राशन कार्ड, तो इस तरीके के एक देश एक चुनाव का भी चल रहा है। आखिरकार ये सच हो पाता है कि नहीं, आगे वाले आने वाले समय में बताएगा। इस सर है लिखा है, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की राय आसान करेंगे चुनाव नतीजे। देखिए, जितने राज्य बने हैं, जितने में चुनाव हुआ है, अगर हम पंजाब को छोड़ दें तो बाकी सारे राज्यों में जो बीजेपी है उसको बहुत अच्छी तरीके से बहुमत मिला है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये जो एमएलए एमएलसी होते हैं, इनका भी एक वोट जो होता है वो काउंट होता है। तो वहाँ पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो बीजेपी का या जो एनडीए का कैंडिडेट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा जो इस तरीके से कैंडिडेट्स हैं या वोटर्स हैं, मतलब एमएलए एमएलसी हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो जीत फिर निश्चित हो ही जाती है। इसके बाद अगर बात करें फिर से कि क्या क्या हुआ स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति का एक गढ़ माना जाता है, और यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे अगर लोकसभा का चुनाव हो चाहे कि विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा बड़े चुनाव माने जाते हैं। तो उसको न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छे से कैटर किया है, बहुत बहुत डिटेल में वहाँ पे लोगों को बताया है। एनसीआर में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, मतलब वहाँ 11 सीटें थी, 11 सीटें भाजपा ने जीती हैं। ये उनके नाम हैं, साहिबाबाद से सुनील कुमार वर्मा, और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। गौतम बुद्ध नगर से जो है भाजपा के प्रत्याशी थे पंकज सिंह, उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उनको 70% लगभग वोट मिला है। सुनील चौधरी जो कि सपा के थे, उनको 18% वोट मिला, मतलब वो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने हराया है। तो एक बहुत बड़ी जीत है ये, शायद सबसे बड़ी जीत है इस चुनाव की। इसके बाद तेजपाल सिंह नागर भाजपा के थे, उन्होंने सपा के ही राजकुमार भाटी को हराया है, वो भी 1.5 लाख के करीब ही हार मतलब वोटों से हराया है। तो बहुत बड़ी बड़ी ये जो जीत है वो, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खबर और है कि केवी, अभी आप जैसे आप देख रहे होंगे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें जो क्लास 1 का जो एडमिशन होता है उसके लिए पहले था कि आपका जो बच्चा है या जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है या उसके पेरेंट्स आते हैं तो उसकी एज एटलीस्ट 5 साल होनी चाहिए। फिर अभी उन्होंने क्या किया कि अभी 1 साल उसको बढ़ा के कर दिया कि अब न्यूनतम आयु जो है वो 6 वर्ष होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा सवाल उठाया जा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भी है कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, और चुनौती दी है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर पूछा जाए, अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो केवी के लिए अभी अभी एज ऑफ नाउ दाखिले के लिए 6 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चे की। इसके बाद फिर से जनादेश, आज सारे न्यूज़पेपर में पूरे पेजों में यही है कि 2022 के परिणाम ने तय कर दिए 2024 के नतीजे मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, और बता दे रहे हैं कि भाजपा को लोग किस तरीके से पसंद कर रहे हैं, तो वो उस बात पर उन्होंने बोला है। बाकी इधर एक है कि जो नेता ने दल बदले थे उनको बहुत करारा सबक दिया है मतदाताओं ने। भाजपा छोड़ कर आने वाले जो मंत्री थे वो चुनाव हारे, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये है जिनकी हार हुई, और धर्म सिंह सैनी, ये दोनों लोग अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि ये दोनों लोग अ, एक लोग भाजपा छोड़ के सपा में आ गए थे, और दूसरे धर्म सिंह सैनी जो थे वो सपा छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए थे। तो वो दोनों एक दूसरे से हार गए, तो मतलब वो इधर बदलने पर भी लोगों ने उनको नकारा है। बाकी अगर हम और अलग राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के हरक सिंह रावत भी नहीं बचा सके अपनी साख, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आपको पता ही, कांग्रेस से हट के अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी अपनी सीट बचाने में नाकामयाबी पाई और वो भी हार गए। फिर इसके बाद बात अगर करें मुद्दे की, तो मुद्दे की बात यहाँ पर है कि यूपी और पंजाब को उठाना होगा मुफ्त बिजली का बोझ। अभी देखिए, बहुत चल रहा था कि मैं फ्री में ये दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं आपको 300 यूनिट फ्री दे दूंगा। तो अब वही बात है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था उस टाइम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के लिए बिजली फ्री कर देंगे। तो वही है कि बिजली फ्री कर देंगे, तो अब बन गई सरकार, अब उनको जो वादे थे वो शायद पूरे करने पड़े। अगर वही होता ना कि द मैन ऑफ हिज वर्ड अगर हैं, तो वो अभी लेके आएंगे, तो जब लेके आएंगे तो फिर बिजली वहन कौन करेगा, फिर गवर्नमेंट पे ही वो बोझ पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपने भी कहा था कि अगर हम दिल्ली में सॉरी अगर पंजाब में सरकार बनाते हैं तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली कर देंगे सबके लिए। तो वही है कि अभी पता चलेगा कि
क्या होगा, जो वादे थे वो खोखले थे या उस पे अब सच्चाई थी। इसके बाद चुनाव में साबित हो गया है उत्तर प्रदेश में योगी ही उपयोगी। तो एक नई टैगलाइन है, क्योंकि आएगा तो योगी ही, और इस तरीके से नया है कि उत्तर प्रदेश में योगी ही उपयोगी। खुशियाँ आप देख सकते हैं उनके जो कार्यालय हैं और लोगों के बीच में, ये योगी आदित्यनाथ खुद हैं। काफ़ी होली से पहले होली मनाई जा रही है। इसके बाद बात करें पूर्वांचल में, तो अपने अपने गढ़ पे अपना अपना जलवा, जो जिनके अपने अपने गढ़ थे वो वहाँ से जीते हैं। एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं कि भाजपा ने अपने अपने गढ़ बचा के रखे। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का इस तरीके से वोटिंग का आता है। और आपने सुना भी होगा या नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ कि बीच बीच में बात होती है उत्तर प्रदेश के बाइफर्केशन की, कि उत्तर प्रदेश को और छोटे छोटे राज्यों में तोड़ा जाए। तो ये 4 राज्यों में, पश्चिमी, मध्य, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इनको तोड़ने की बात होती है। इस तरीके से तोड़ने की बात होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ किस किस तरीके से किसने क्या क्या जीता है। तो 2022 और 2012-17 सबके उसमें देखा गया कि कहाँ पर किसका किसका चुनाव था। तो आप यहाँ पर एक नज़र डाल कर देख सकते हैं। बाकी जब लिस्ट आएगी कि कौन नेता कहाँ से जीता है, तो वो भी मैं आपके साथ बिल्कुल श्योरली डिस्कस करूँगा। इसके बाद बहुत वही खुशियाँ बहुत सारी मनाई जा रही हैं सब जगह, भगवा लहर है। एंड अगर बात करें पंजाब की, तो काफ़ी खुश हैं मान साहब और अरविंद केजरीवाल। शायद लोगों को केजरीवाल का जो एक अलग ही प्रोसीजर है या उनके जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं सरकार को चलाने के और जो लोग हित में काम करने के, वो पंजाब को पसंद आए। इसके बाद अगर देखा जाए बादल, जो कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब के काफ़ी बड़ी शख्सियत है, तो उनके सारे के सारे पिता पुत्र दामाद भतीजे सारे के सारे हार गए हैं। कोई नहीं जीता, क्योंकि होता है ना कि झाड़ू आई मीन आपका जो चुनाव चुना झाड़ू, उसने सबको बहुत सफाया कर दिया। सिद्धू को खुद को अपनी सीट बचाने के लाले पड़ गए, और वो मतलब अहंकार में आके या बड़बोलेपन की वजह से हार गए, अपनी लुटिया खुली डुबोली है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी बात फिर से वही जनादेश, मुख्यमंत्री धामी पराजित हुए हैं पर पार्टी की जीत का श्रेय मिलेगा। तो ये बात है उत्तराखंड की, कि वहाँ पर हार चुके हैं धामी जी, लेकिन फाइनली बीजेपी जीता है। तो उनको कहीं ना कहीं से फायदा मिलेगा और उपचुनाव में वो कहीं ना कहीं से जीत जाएंगे। इधर देखिए कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो कितने दिल से चुनाव को लेते हैं। यहाँ पर है कि जब पता चला कि हरीश रावत हार गए हैं, तो जब उनसे मुलाकात करने के लिए नैनीताल स्थित उनके घर पर लोग गए, तो कार्यकर्ता देखिए बिलख बिलख के रोने लगे। हालांकि वो समझा रहे हैं कि ये राजनीति है, हार जीत लगी रहती है, बट स्टिल कार्यकर्ता दिल से ले लेते हैं चीज़ों को। इसके बाद आज़ादी के बाद देहरादून जिले में जो विधायक हैं, वहाँ पर पहली बार कोई लेडी बनी हुई है। नाम है उनका सविता कपूर। तो माइट भी एग्जाम्स में पूछ दिया जाए, या उत्तराखंड स्पेशल में तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अभी 3-4 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि, हालांकि अब शायद पेपर तो बन चुका होगा, बट स्टिल पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद जिले में कौन सी ऐसी महिला थी जो विधायक बनी है। तो वो बनी है सविता कपूर, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर कि आज कौन सा विचार है, तो विचार यही कि प्रयास जितना बड़ा होगा, परिणाम भी उतना ही अनुकूल होगा। तो हम वही होता है कि हमें प्रयास बड़ा करना चाहिए, हमारा परिणाम अनुकूल होगा। ये सत्य है, और जो जो बातें सत्य होती हैं उनमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसके बाद काम पर और मोदी योगी के नाम पर वोट मिला है, तो जनता ने चुना है, तो सब सारे एस्पेक्ट्स देख के ही चुना होगा। हालांकि काफ़ी कड़ी टक्कर रही है, बट स्टिल जो राजा हमारे लिए वही सर्वोपरि। इसके बाद गोवा में भी भाजपा की लगातार तीसरी सरकार बनेगी, बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई, गोवा को फिर से और अच्छे ऊपर ले जाएंगे। मणिपुर में भी स्पष्ट बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। देखिए, जब स्पष्ट बहुमत से कोई सरकार बनती है, विकास के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब मेल-जोल करके सरकार बनती है, तो कोई ये पद ले लेगा, कोई वो मंत्री पद ले लेगा, वो अपना अपना खाएंगे। तो स्पष्ट वो किसी भी दल की बने, बस स्पष्ट जो क्या कहते हैं सत्ता है, वो बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय फलक की कुछ अन्य खबरों की, तो कानूनी शिक्षा में लड़कियों को मिले आरक्षण। आपने देखा होगा कि फिल्मों में ही हम वकीलों को देखते हैं लेडीज़, बट अगर असल में देखा जाए तो बहुत कम लेडी आपको लॉयर्स मिलेंगी या एडवोकेट्स मिलेंगी। तो बोला जा रहा है कि जो लड़कियां हैं, जो जो फीमेल्स हैं, उनको अगर इस तरीके से कानूनी पढ़ाई करनी है, तो उनको और आरक्षण मिले, क्योंकि इस फील्ड में जितनी ज़्यादा वो आएँ उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। और ये बोला क्यों है, जो हमारे अभी CGI हैं उन्होंने बोला है। कौन है? AV रमन्ना हमारे अभी CGI है, याद रखिएगा। इसके बाद
अ, कुछ और खबरें हैं जो कि हालाँकि इन चुनावों के रिज़ल्ट ने सारी खबरों को कहीं न कहीं धूमिल कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो निर्वाचित हुए हैं यून सुक योल। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया की बात जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ की बात नहीं हो रही है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी लोकतांत्रिक स्थिति है, ठीक है? दक्षिण कोरिया की। बाकी गुलाबी टेस्ट पता ही है आपको कि डे नाइट टेस्ट होने वाला है भारत और भारत और श्रीलंका के बीच में। कल अगर बात करें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड ने एक तरफा मैच में भारत को हराया। तो ये एक न्यूज़ अपडेट थी क्रिकेट से जुड़ी हुई। बाकी सप्तरंग में मनोरंजन की दुनिया की बातें की गई हैं, सपनों के संग। वही है कि आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं वो काफ़ी रिलेवेंट आ रही हैं, तो जो मनोरंजन की बातें हैं उसकी बातें यहाँ पर की गई हैं। बाकी आजकल अगर मैं बात करें तो आज के ही दिन यानी कि 11 मार्च 2011 में आज के ही दिन जापान में बहुत बड़ी तबाही का सामना किया था, और जिसे बोला गया था सुनामी। शायद पहली बार वो वर्ड सुना था। रिक्टर पैमाने पे 9.1 की तीव्रता वाला भयंकर भूकंप था, जो कि तटीय इलाकों में आया हुआ था। एंड उसने 16,000 लोगों से ज़्यादा की जान ले ली थी। तो आज का दिन काफ़ी ख़तरनाक था अगर जापान और उस रीजन के एस्पेक्ट से देखा जाए तो। बाकी यहाँ पर एक शोध है, शोध में कहा गया कि मानसिक रोगों से हृदय रोग का जोखिम होता है। मानसिक रोग आप समझ रहे होंगे कि लोगों की जो तार्किक शक्ति होती है वो विक्षुण हो जाए, या होता है ना कि आदमी हम लोग लेहमन में बोलते हैं कि दिमाग का थोड़ा सा अटक सटक जाना टाइप, तो वही चीज़ें हैं। तो मानसिक रोग वैसे होते हैं। बाकी जो अभी क्योंकि आज तो पूरे दिन बात, पूरे लेक्चर में मैंने बात नहीं की, तो बात कर लेते हैं कि यूक्रेन को हम कैसे भूल सकते हैं। यूक्रेन रूस हम जो युद्ध चल रहा है उसमें तुर्की में गुरुवार को रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। आपस में उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने जो उनका जो वार्ता हुई वो बेनतीजा रही। लवरोव और कुलेबा, जो मतलब दिमित्री कुलेबा, जो कि क्या कहते हैं, यहाँ यूक्रेन के विदेश मंत्री थे, और जो लवरोव थे वो रसिया के क्या कहते हैं विदेश मंत्री थे। आपस में उनकी बैठक, क्योंकि कुछ मांगे थी। रूसी विदेश मंत्री लवरोव ने कहा कि परमाणु हथियार के उपयोग की जरूरत नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा बोले कि रूस आत्मसमर्पण चाहता है, वह नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपसी जो बातें हुई उसमें वो नहीं, उनकी मतलब समंजस नहीं बैठी है। तो जो वार्ता हुई जिससे कि लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हो सकता है कि इस वार्ता से शांति आगे बढ़े, नहीं हुआ। हालांकि ये भी कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है वो उन्होंने जेलेंस्की से मिलने से मना नहीं किया है। देखिए क्या हो जाता है। अभी तो वही है कि खतरनाक खतरनाक स्थिति पर चल रहा है ये सब। बाकी नेपाल में भी होली की तैयारी चल रही है। तो ये था आज का बोल सकते हैं कि रिजल्ट डे न्यूज़पेपर डिस्कशन। आपको कैसा लगा? एंड जितने भी राजनेता इस पार्टी इसमें जीते हैं और जो सरकार बना रहे हैं, मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो हारे हैं उनके लिए बहुत सारा कंडोनेशन। आप लगे रहिए, राजनीति है, हार जीत बनी रहती है। जो हो गया जो आ गया, अब हमें उसके साथ कदम पे कदम विकास के स्थिति पे मिलाना है। और ज़रूरी नहीं कि हार के हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हार के बाद हम विपक्ष में फिर भी रहते हैं, और हम जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो सरकार में हैं वो अगर कुछ गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियों को हम उनका उनका विरोध कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप गलती कर रहे हैं। तो बाकी वही है कि मेरे कहने ना कहने से आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल चीज़ें हैं, जीत हार गेम का एक पार्ट होती है। वही है कि हम अगर लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे और हारेंगे में से क्या, तो लड़े ये बड़ी बात होती है। एंड सबको बहुत बहुत बधाई जो जीते हैं। बाकी आप सब